हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ? आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 13वां, बी ऑप्शन है 12वां, सी ऑप्शन है 11वां और डी ऑप्शन है 10वां। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी 12वां। अब आगे देख लेते हैं। 12-13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट, भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने इसमें भाग लिया। अगला पॉइंट, इटली की तरफ से रक्षा जनरल स्टाफ के सैन्य नीति और योजना प्रभाग ने भाग लिया। अगला पॉइंट, दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अगला पॉइंट, भारत और इटली रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसके बारे में अब आगे देख लेते हैं। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह MGC की 12वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। अगला पॉइंट, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य से सैन्य स्तर के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए नई पहल पर चर्चा की। अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ और इतालवी रक्षा जनरल स्टाफ के सैन्य नीति और योजना प्रभाग के बीच 2 दिवसीय चर्चा हुई। अगला पॉइंट, हाल ही में भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है। अगला पॉइंट, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौतों पर समझौता ज्ञापन का भी नवीनीकरण किया गया। अगला पॉइंट, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी ने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय वार्ता की थी। अगला पॉइंट, रक्षा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट, संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया? आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार जैन, बी ऑप्शन है न्यायमूर्ति GL गुप्ता, सी ऑप्शन है न्यायमूर्ति SS कोठारी और डी ऑप्शन है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहारा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में, लोकायुक्त के बारे में जान लेते हैं। फिनलैंड में वर्ष 1919 में, डेनमार्क में वर्ष 1954 में, नॉर्वे में 1961 में व ब्रिटेन में 1967 में भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। अब 135 से अधिक देशों में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जा चुकी है। आगे देखते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है उसे हमारे देश में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम 1963 में मशहूर कानूनविद डॉक्टर LM सिंघवी ने दिया था। अगला पॉइंट, केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना संसद द्वारा वर्ष 2014 में पारित हुआ, जिसे दिनांक 1 जनवरी 2014 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। अब आगे देख लेते हैं। 10 मार्च को मध्य प्रदेश के नवनियुक्त लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने पद की शपथ ली। अगला पॉइंट, राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नए लोकायुक्त को पद की शपथ दिलाई। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह को लोकायुक्त नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, लोकायुक्त शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल है जो सरकारी अधिकारियों और सांसदों के खिलाफ शिकायतों और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की शक्ति रखता है। अगला पॉइंट,
लोकायुक्त बिल पारित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। अगला पॉइंट, लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। अगला पॉइंट, लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। अगला पॉइंट, सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट, लोकपाल अधिनियम यह आदेश देता है कि सभी लोक सेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों व देयता को प्रस्तुत करें। अगला पॉइंट, इसके पास सीबीआई जांच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। अगला पॉइंट, लोकपाल की जांच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां दी गई हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने लेखकों को दिया गया? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन है 26। तो सी ऑप्शन सही है आपका, 24 लेखकों को दिया गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं, साहित्य के बारे में, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जिसे साहित्य अकादमी हर साल साहित्य कृति को पुरस्कार प्रदान करता है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार साल 1955 में दिया गया था। पहला पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी काव्य के लिए दिया गया था। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए व्याख्या शैली में दिया गया था। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया था। चौथा है 1958 में राहुल संस्कृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास कृति के लिए इतिहास में दिया गया था। पांचवा है 1959 रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति के लिए दिया गया था। अब आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी लेखिका नीलम शरण गौड़ समेत 24 लेखकों को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट, यह पुरस्कार कविता की 9 पुस्तकों, 6 उपन्यासों, 5 लघु कहानियों, 3 निबंधों और 1 साहित्यिक अध्ययन के लिए दिए गए हैं। अगला पॉइंट, संजीव को हिंदी में उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सादिका नवाब शाहेर को उर्दू में उनकी पुस्तक राजदेव की अमराई के लिए पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट, स्वर्णजीत सावी को पंजाबी में उनकी पुस्तक मन दी चीप के लिए पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट, स्वप्नमय चक्रवर्ती बंगाली, कृष्णथ खोत मराठी, राजशेखरन देवी भारती को तमिल के लिए को भी उनके उपन्यासों के लिए सम्मानित किया गया। अब आगे देखते हैं। प्रणव ज्योति डेका को असमिया के लिए, नंदेश्वर दैमन को बोडो के लिए, प्रकाश एम परियंकर को कोंकणी के लिए, तारा सिंह वास्की तुरिया चंद वास्की संताली के लिए, टी पतंजलि शास्त्री तेलुगु को उनकी लघु कथाओं के लिए सम्मानित किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ए ऑप्शन है 127वां, बी ऑप्शन है 122वां, सी ऑप्शन है 114वां और डी ऑप्शन है 108वां। तो ऑप्शन आपका सही है इसमें डी 108वां। अब आगे देख लेते हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या है? रैंक में सुधार हुआ है। 2022 में भारत 122वें स्थान से 108वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका स्कोर में सुधार हुआ है। 2021 में 0.49 स्कोर से 2022 में 0.54 स्कोर हुआ। सकारात्मक पहलू क्या है इसके? स्वास्थ्य और शिक्षा में लैंगिक अंतर कम हुआ है। महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है। महिलाओं के लिए अधिक आर्थिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। अब चुनौतियाँ क्या हैं? लैंगिक हिंसा और भेदभाव अभी भी बड़ी समस्याएं हैं। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर कम है। अगला पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक असमानता अधिक है। अगला आगे देखते हैं। यह सुधार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। यह महिलाओं लड़कियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगला पॉइंट,
यह भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देगा। हमें आगे क्या करना चाहिए देख लेते हैं। लैंगिक हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। महिलाओं के लिए अधिक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अब लैंगिक असमानता सूचकांक जान लेते हैं। GII एक सूचकांक है जो लैंगिक असमानता को मापने के लिए 3 आयामों का उपयोग करता है। अगला पॉइंट, ये 3 आयाम हैं श्रम बाजार, सशक्तिकरण और प्रजनन स्वास्थ्य। अगला पॉइंट, छोटे लिंग अंतर को कम GII द्वारा दर्शाया जाता है जबकि बड़े लिंग अंतर को उच्च स्कोर द्वारा दर्शाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है 2023-24 के वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, भारत किस स्थान पर है। अब आगे देख लेते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है 134वें, बी ऑप्शन है 135वें, सी ऑप्शन है 136वें और डी ऑप्शन है 137वें। तो ऑप्शन सही है आपका इसमें ए 134वें स्थान पर। आगे देख लेते हैं, रैंक और स्कोर देख लेते हैं। भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर है। HDI स्कोर 0.644 है जो 2020 में 0.645 से थोड़ा कम है। प्रमुख क्षेत्र क्या है इसके, स्वास्थ्य। जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष है जो 2020 में 72 वर्ष से कम है। शिक्षा के प्रति व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति 12.2 वर्ष जो 2020 के 12.5 वर्ष से कम है। आय क्या है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6951 जो 2020 के $6542 से थोड़ा अधिक है। सकारात्मक पहलू देख लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में HDI स्कोर में लगातार वृद्धि हुई है। गरीबी दर में कमी आई है। साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। नकारात्मक पहलू देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है। शिक्षा में लैंगिक असमानता आ रही है। आय असमानता बढ़ रही है। रिपोर्ट में सुझाव क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक निवेश करना चाहिए। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला पॉइंट, आय असमानता को कम करना चाहिए। रिपोर्ट के बारे में अब जान लेते हैं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट मानव विकास के 3 मुख्य पहलुओं स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पर आधारित है। अगला पॉइंट, यह रिपोर्ट दुनिया भर के देशों की स्थिति का आकलन करती है और उन्हें रैंक करती है। रिपोर्ट का महत्व क्या है, यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं को मानव विकास को बेहतर बनाने के लिए नीतियां बनाने में मदद करती है। अगला पॉइंट, यह रिपोर्ट आम जनता को मानव विकास के बारे में जागरूक करती है। रिपोर्ट की आलोचना क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि यह रिपोर्ट केवल पहलुओं को ध्यान में रखती है और मानव विकास का समग्र चित्र नहीं प्रस्तुत करती है। अगला पॉइंट, यह कुछ लोगों का कहना है कि यह रिपोर्ट विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर को बढ़ाती है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, मुंबई ने रणजी ट्रॉफी में अभी तक कितने खिताब जीत चुका है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 42, सी ऑप्शन है 44 और डी ऑप्शन है 46। तो बी ऑप्शन सही है आपका। अब आगे देख लेते हैं रणजी ट्रॉफी 2023 के बारे में। इसका विजेता मुंबई है, उप विजेता विदर्भ है। मैदान वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ है। परिणाम क्या हुआ, मुंबई ने विदर्भ को 169 रनों से हरा दिया है। मुंबई के प्रदर्शन के मुख्य बिंदु हैं, मुंबई ने पहला संस्करण जीता और सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी भी जीती। पहली पारी 353 रन, दूसरी पारी 293 पर 5 विकेट। गेंदबाजी तनुष कोटियन, शम्स मुलानी ने की। आगे देखते हैं बल्लेबाजी पृथ्वी शाह, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल ने की। विदर्भ के प्रदर्शन के मुख्य बिंदु क्या हैं, पहली पारी में 288 रन, दूसरी पारी में 368 रन। गेंदबाजी किए हैं उमेश यादव, अक्षय वाडकर। बल्लेबाजी किए हैं अक्षय वाडकर, हर्ष दुबे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पहली बार 1934-35 में खेला गया था जिसमें 15 टीमों को नॉकआउट प्रणाली में 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। अगला पॉइंट, तब से यह 32 टीम लीग और नॉकआउट प्रतियोगिता में
में विकसित हो गया है। अगला पॉइंट, प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट का नाम भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें रणजी भी कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड प्रतिवर्ष रणजी ट्रॉफी का आयोजन करता है, जो देश के राज्य और क्षेत्रीय क्रिकेट संघों के बीच एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है। अगला पॉइंट, यह मुंबई का 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब है, जो रिकॉर्ड है। 2015-16 के बाद यह पहली बार है जब मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीता है। अगला पॉइंट, मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना 100वां प्रथम श्रेणी मैच खेला। अगला पॉइंट, पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में अपना पहला शतक बनाया। अगला पॉइंट, सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाए। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।